Because of strong metallic bonding. Strong. Why the transition metal have the d block elements have high enthalpy of atomization? Because of strong metallic bonding. स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है ना, चले फिर आगे। चलिए एटॉमिक एंड आयनिक साइज हेडिंग डालिए। अगली प्रॉपर्टी नंबर डालते रहिएगा प्लीज। एटॉमिक एंड आयनिक साइज। देखो मैं एक चीज अगर बात करूं, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है? साइज डिक्लेयर था। टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होता है? ये मतलब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, साइज क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। तो ये बताइए कौन कौन सी सीरीज है? 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और क्या है? 6D सीरीज। तो अगर आप 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलोगे तो साइज क्या होगा? घटेगा। 4D सीरीज में जाओगे तो घटेगा, 5D सीरीज में घटेगा, 6D सीरीज में, सब में घटेगा। और जब इन सीरीज में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? अच्छा, सबसे पहले एक चीज है मुझे बताइए, जो डी ब्लॉक है उसके पहले कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक है। उसके बाद में कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक है। चलिए वही चीज है ना, मतलब लेफ्ट टू राइट जाती है तो घटती है और डाउन द ग्रुप जाती है तो बढ़ती है। हाँ, तो फिर तो पूरा पेरियोडिक टेबल में है। ठीक है ना। तो अब इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए मेरे साथ। अब ये बताइए डी ब्लॉक के लेफ्ट में क्या है? डी ब्लॉक के लेफ्ट में एस ब्लॉक है और राइट में क्या है? पी ब्लॉक है। तो डी ब्लॉक की जो साइज होगी वो एस ब्लॉक से छोटी होगी, बड़ी होगी? बड़ी होगी। एस डी ब्लॉक की साइज एस ब्लॉक से छोटी होगी, बड़ी होगी? नहीं, छोटी होगी। वहाँ से वो लेफ्ट राइट जा रहा है ना। हाँ, ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये क्या है? पी ब्लॉक है। हमने यही तो पूछा। डी ब्लॉक की साइज पी ब्लॉक से बड़ी होगी, छोटी होगी? छोटी होगी। उल्टा जा रहा है। कहाँ उल्टा जा रहा है? लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ना। इधर एस है, फिर डी है, फिर पी है, बीच में डी आ रहा है, इधर लेफ्ट है। लेफ्ट में एस है, एस की साइज बड़ी है, पी की सबसे छोटी है, डी की क्या है? पी से बड़ी है और एस से क्या है? छोटी है। तो वही चीज मैं लिखवा रहा हूँ, लिखो साइज ऑफ, साइज चाहे आयनिक हो चाहे एटॉमिक हो, लिखे ना, साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, size of D block element smaller than S block element but larger than P block element, but larger than P block element। दूसरा पॉइंट, पी से लार्जर होता है और एस से क्या होता है बेटा? स्मॉलर होता है। आपको पता ना पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। देखो इसका इधर का मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, साइज क्या होगी बेटा? डिक्रीज। टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो क्या होगा? दूसरा पॉइंट लिखिए, साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स across the series, across the series initially decreases, because nuclear charge, because nuclear charge increases, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। एंड इन द मिडिल ऑफ सीरीज, एंड इन द मिडिल ऑफ सीरीज, and in the middle of series it remain constant, because nuclear charge counter by
शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज को काउंटर कर देता है। शील्डिंग इफेक्ट ये क्या मतलब है? न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल। इलेक्ट्रॉन बाहर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, तथा कन्पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब पेयरिंग शुरू हो गई तो शील्डिंग शुरू हो गई। क्या हो गई? पुअर शील्डिंग। और जब शील्डिंग चार्ज बढ़ेगी तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? कम होगा। तो साइज अब क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाने की कोशिश करेगा और शील्डिंग इफेक्ट क्या करेगा? घटाने की कोशिश करेगा। तो उसका साइज कुल क्या पड़, जैसे हम जाना चाहते हैं आगे और मुझे कोई पकड़ के क्या करे? खींचे पीछे, तो क्या होगा? और फिर हमारी पोजीशन वही कांस्टेंट है। तो इसका मतलब उसको क्या कर दिया है? हमारे आगे वाले फोर्स को पीछे वाले ने क्या कर दिया? काउंटर कर दिया। हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। तो न्यूक्लियर चार्ज को काउंटर कर दिया किसने? देखिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज क्या होती है? मैं एक चीज बताऊं ना, साइज जो है ना बेटा, साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? न्यूक्लियर चार्ज के। मतलब साइज जितना बढ़ेगा तो मतलब न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा साइज उतना क्या होगा? छोटा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ आई ना बात? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? और शील्डिंग जितना बढ़ेगा साइज उतना बढ़ेगा। मतलब शील्डिंग के क्या होता है? डायक्रोसल होता है। न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आई नहीं बात सुने? चलो तीसरा पॉइंट, साइज ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट्स, साइज ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट्स very close to 4D सीरीज एलिमेंट। अगर ये पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो मैं फिर से बता दूंगा। अभी जब ग्राफ बनाऊंगा तो उसमें फिर बताऊंगा। 4D सीरीज एलिमेंट्स वेरी क्लोज टू, ड्यू टू क्या होगा? पुअर शील्डिंग, ड्यू टू lengthanoid contraction, lengthanoid contraction। ये lengthanoid contraction मैं बाद में बताऊंगा, मतलब आगे इसी चैप्टर में है। हाँ, यहाँ केवल ये रीजन समझ लो बस। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में? साइज कुछ भी हो सकता है, आयनिक या एटॉमिक। और इधर क्या है? बोलो, एटॉमिक नंबर। क्या है आपका? एटॉमिक नंबर। तो क्या होगा आपको? देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अभी आप देख सकते हैं अक्रॉस द सीरीज साइज क्या हुई बेटा? 30। बीच में क्या हुआ? कांस्टेंट। और लास्ट में क्या हो गया? एक चीज मैं लिखना है, मैं और भूल गया था। एंड एट द एंड ऑफ सीरीज, आप भी लिखना। एंड एट द एंड ऑफ सीरीज साइज इंक्रीजेस। एंड एट द एंड ऑफ सीरीज साइज क्या होगा? इंक्रीजेस। साइज इंक्रीज होगा। एंड एट द एंड ऑफ सीरीज साइज क्या होगा? इंक्रीजेस। एंड एट द एंड ऑफ सीरीज साइज क्या होगा? साइज इंक्रीजेस। साइज बढ़ेगा बिकॉज
रिपल्सन इंक्रीजेस, रिपल्सन बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पेयरिंग शुरू हो गई तो रिपल्सन बढ़ जाएगा, साइज स्लाइटली बढ़ गई लास्ट में। अक्रॉस द सीरीज डी ब्लॉक सीरीज का समझ में आया? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज क्या हो रही थी बेटा? घट रही थी। बीच में क्या होगा? शिल्डिंग इफेक्ट काम करने लगा। जब पेयरिंग शुरू हो गई तो उसको क्या कर दिया? न्यूक्लियर चार्ज को काउंटर कर दिया। क्या कर दिया? तो ना तो बढ़ रहा है ना तो क्या हो रहा है? घट रहा है। फाइनली जब पेयरिंग ज्यादा हो गई तो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें रिपल्सन होने लगा। क्या होने लगा? रिपल्सन। इससे साइज क्या हो गया फाइनली? हाँ, इंक्रीज हो गया। अब इसके बाद सुनो, इसके बाद देखो, एट्रियम, जिरकोनियम, नोबियम, मॉलिब्डेनम, फिर है बेटा रुटेनियम, रोडियम, पैलेडियम, AgCd इसका, और इसका क्या हुआ बेटा? लैंथनम। ये कौन सा सीरीज एलिमेंट है? ये 3D सीरीज है। ये कौन सा सीरीज एलिमेंट है? 4D। और ये कौन सा सीरीज एलिमेंट है? 5D सीरीज एलिमेंट है। लैंथनम क्या बेटा? लैंथनम, लैंथनम का क्या होगा? हाफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रेहेनियम, ऑस्मियम, फिर इधर इरिडियम, प्लेटिनम, लास्ट में बढ़ गए AuHg। अच्छा एक चीज है, देखिए आप इसके इसमें देखो बहुत गैप है ना गैप, और यहाँ 45D सीरीज के साइज क्या है? वेरी क्लोज है। ये तो मैंने सटा के नहीं लिखा है, नहीं तो लाइन उसी पे जाएगी ना, फिर समझ में नहीं आएगा अगर एक साथ ही लिखूंगा। तो हमने क्या लिखा है? साइज ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट वेरी क्लोज टू द क्या होगा? 4D सीरीज एलिमेंट। जबकि देखिए 5D की सीरीज की ज्यादा होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी? साइज। यहाँ मैंने क्या बताया? नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होता है। इंक्रीज तो हुआ लेकिन बहुत स्लाइटली, मतलब ये कह सकते हो कि वेरी क्लोज टू द 4D सीरीज एलिमेंट। वो रीजन उसके पीछे क्या था बेटा? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या था? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। समझ आया साइज के बारे में इतनी बातें? साइज में इरेगुलरिटी आ रही ना सीरीज के अक्रॉस। पहले क्या हो रही? घट रही, फिर कांस्टेंट, फिर क्या हो रही? बढ़ रही है। साइज, अगर साइज का इरेगुलर ट्रेंड होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी अभी कराने वाला हूं, उसका भी क्या होगा? इरेगुलर ट्रेंड होगा। आई बात समझ नहीं आई? तो इस पर एक क्वेश्चन बनेगा बेटा, व्हाई इज द साइज ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट, 5D सीरीज एलिमेंट very close to the 4D series element? Why is the size of 5D series element very close to क्या होगा? 4D series element? ठीक है, नोट कर रहे हो? अभी नोट करो, आएगा तो है नहीं ये आपका आयनाइजेशन एनर्जी। लिख लेना आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। देखिए इसको लिखो मत, क्योंकि एग्जाम में आएगी, बस समझ लो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसे क्या बोलेंगे? वो आइसोलेटेड, मतलब अलग थलग एटम हो, एक सिंगल एटम हो। क्योंकि जब मेटल एक साथ होते हैं ना, मेटल सॉलिड होता है तो एक साथ बहुत सारे एटम होते हैं। तो आइसोलेटेड की मतलब क्या होता है? सॉलिड में नहीं हो, गैसियस में हो। क्योंकि सॉलिड में रहेगा तो बहुत सारे मेटल आसपास है, निकालना डिफिकल्ट रहेगा। गैसियस स्टेट में होता है अलग, तो एक ही एटम को एनर्जी दोगे ना, आएगी ना। वैसे किसी को भरपेट खिलाना है अगर अलग बैठा के खिलाओगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरा तसल्ली से खाए हो बैठ के। ग्रुप में दोगे तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। हाँ, ग्रुप में दोगे इसलिए क्या किया? अलग कर लो उसे। ग्रुप में दोगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, निकल नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगी ना, कुछ एटम सब में चली जाएगी। तो अब ये क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है IE या एंथैल्पी, ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज की।
इसका ट्रेंड तो समझ आ रहा होगा ना। अक्रॉस द सीरीज का मतलब समझ रहे हो ना। जैसे स्कैंडियम से कहाँ जा रहा है, जिंक तक, एनर्जी बढ़ेगी 3D सीरीज में, तो साइज क्या हो रही थी, कम घट रही थी। आइंस्टाइन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी, ठीक है ना। तो आई ई क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीजेस, और नीचे क्या होगा, मतलब 4D सीरीज एलिमेंट की आइंस्टाइन एंथैल्पी क्या होगी, 3D सीरीज से कम होगी, और 5D की किससे कम होगी, 4D से, और 6D की कम होगी किससे, नीचे जाने पर आइंस्टाइन एनर्जी क्या होती है, घटती है। यहाँ लिखा ना घटती है एसपीडी आइंस्टाइन। वाला बना दें क्या, वो एसडीपी वाला लिख देना जो आपने उसमें लिखा था, एसपीडी, अरे ये वाला 3D है ना, सर वैसे कह रहा है 3D 4D 5D 6D। Left to right। यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगी, मतलब इधर क्रॉस द सीरीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, मतलब 6D की आइंस्टाइन एनर्जी क्या है, 5D से क्या है, कम। क्यों, क्योंकि आइंस्टाइन एनर्जी पर डिपेंड करती है। सर लेफ्ट टू राइट देखो सुनो, आइंस्टाइन एनर्जी केवल साइज पर ही डिपेंड करती है। आइंस्टाइन एक चीज और पर डिपेंड करती है, पता है किस पर, हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन पर। किस पर, आयनाइजेशन एनर्जी एक चीज पर और डिपेंड करती है, 11 की चीज मैं बता रहा हूँ आपको, हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स हो, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं वो, ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाफ फील्ड एंड fully filled orbitals is greater, is क्या होगा, greater होगा। ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ये ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। आगे से में सर लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ रही है, लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ रही है। पी वाली की से ज्यादा होगा, लेकिन इसमें इरेगुलरिटी होगी, मैंने कहा ना कहीं कहीं इरेगुलरिटी होगी। क्यों, कहीं हाफ फील्ड आ गया बीच में, तो उसकी आइंस्टाइन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी अपने अड़ोस पड़ोस वालों से। आएगी नहीं बात सुने, अपने अड़ोस पड़ोस वालों से क्या होगी, ज्यादा होगी। चलिए अब पॉइंट लिख लेते हैं इसका। ये तो बेसिक आइडिया था, आइंस्टाइन एंथैल्पी का कौन सा आइडिया था, बेसिक आइडिया। अब क्या होगा, आइंस्टाइन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, आइंस्टाइन एंथैल्पी ऑफ क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट हायर देन एस ब्लॉक एलिमेंट but lower than p block element, but lower than क्या होगा, p block element। next point, ionization energy across the series exhibit irregular trend। ये irregular trends को क्या करता है, एग्जिबिट करता है, exhibit irregular trend। because irregular in size, क्योंकि साइज इनका क्या होता है, इरेगुलर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आयनाइजेशन अक्रॉस आइंस्टाइन एंथैल्पी अक्रॉस द सीरीज। दो बार आपने डाला क्रॉस 10 सीरीज दो बार लिख दिया। अच्छा, अक्रॉस द सीरीज एग्जिबिट irregular trends because irregular in size, right? अच्छा,
आयनाइजेशन एंथैल्पी IE explain the stability of oxidation state of metal ion. Ionization enthalpy explain the stability of oxidation state of क्या होगा? Ionization enthalpy explain the stability of oxidation state of metal ion. Ionization enthalpy explain the stability of oxidation state of क्या होगा? Metal ion in gaseous phase. In gaseous phase. समझ आया? इसमें लिख लेना लोअर द सम ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी greater the stability. Lower the sum of ionization enthalpy of particular oxidation state greater the stability of oxidation state. मान लीजिए, सुनिए, दो मेटल है, सुनिए यहाँ पे Pt2 पॉजिटिव है और Ni2 पॉजिटिव है, समझिए दोनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। पहली बात तो एक चीज समझो आप, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या बताता है? एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी। किसमें बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन गैसियस फेज। किसमें करता है? गैसियस फेज। तो ये मेटल आयन है, इसका भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं आपसे कहूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कौन सा किसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, निकल का या प्लेटिनम का ज्यादा स्टेबल, तो ये आप ऐसे नहीं बता सकते किसका ज्यादा होगा। आपको डेटा गिवन होगा, इनकी सम ऑफ आयनाइजेशन, देखिए इसमें +2 आयनाइजेशन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम करेंगे। क्या करेंगे? सम करेंगे। जिसमें कम होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, जैसा कि मैंने लिखवाया। तो देखिए सम ऑफ द फर्स्ट 2 आयनाइजेशन एंथैल्पी, मैंने फर्स्ट 2 क्यों लिया? क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। मान लीजिए +3 होता तो क्या लेते? सम ऑफ द फर्स्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब लेते ना। तो समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, तो इसमें क्या है, इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है प्लेटिनम का, इससे ज्यादा होता है। देखो समझ आया? अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? वैसे नहीं करेंगे भाई, आप कंफ्यूज मत हो। जैसे यहाँ बता रहे हैं वही एक ही तरीका, और कोई तरीका नहीं। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? Ni2 पॉजिटिव इस क्या होगा? मोर स्टेबल। और ये वाला क्या होगा? लेस स्टेबल। ये चीज समझ आई आपको? फिर एक चीज और एग्जांपल है, इधर का नोट कर रखा ना आपने कि नहीं कर रखा नोट? चलिए तो यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा समझना पड़ता है कि कैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाइज बताना पड़ता है। इस तरीके से आपके स्कूल में कभी नहीं बताएंगे, आएगी नहीं बात, सुनो पढ़ के जाइए ऐसे। अब देखिए प्लेटिनम कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में? +4 ऑक्सीडेशन, और निकल का भी क्या लेते हैं? +4 ऑक्सीडेशन। अब कौन इसका स्टेबल है? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 प्लस IE4 लेसर देन किसके होगा? IE1 IE2 IE3 IE4
आई बात से भी नहीं आई, ये बताओ। हाँ, आई बात से में कि नहीं आई, ये बताइए। इसका मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट किसका स्टेबल है ज़्यादा? प्लेटिनम का, निकिल का नहीं है। तो एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, why is +2 ऑक्सीडेशन स्टेट of Ni2 positive is more stable than Pt2 positive, while +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, why is Ni2 positive, ऐसे +2 छोड़ो, why is Ni2 positive is more stable than Pt2 positive, while Pt4 positive is more stable than Ni4 positive. Ni4 positive. आंसर इसका कैसे लिखोगे? मैंने पढ़ा तो दिया है, अब आप कैसे लिखोगे आंसर बताओ। द sum of first two ionization enthalpy of Ni2 positive is lower than किससे? Pt2 positive, while sum of first क्या होगा? 4 ionization enthalpy of Pt4 positive is lesser as compared to क्या होगा? Ni4 positive। आई बस में ये आंसर। ठीक है।